हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब एक छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने अपने बेटे को पास ही पर बने एक छोटे से रेत के ढेर पर चढ़ने को कहा। शायद वो अपने बेटे द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब कुछ अलग ढंग से देना चाहते थे। खैर, बेटे ने उनकी बात मानी और उस ढेर पर चढ़ गया। अब आगे क्या? बेटे ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। इस पर पिताजी फिर से मुस्कुराए और उसे वहां से छलांग लगाने को कहा। वो रेत का ढेर लगभग 10 फीट ऊंचा था। ऐसे में एक छोटे से बच्चे का वहां से छलांग लगाना थोड़ा मुश्किल काम था। ऐसे में वो थोड़ा हिचकिचाया, मगर उसके पिताजी ने उसे यह आश्वासन दिया कि अगर वो नीचे गिरने लगेगा तो वे उसे पकड़ लेंगे, माने कैच कर लेंगे। पिताजी द्वारा मिली इस गारंटी के बाद वो बच्चा बेखौफ हो गया और उसने वहां से छलांग लगा दी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर मैं गिरूं तो पापा मुझे पकड़ लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके कूदते के साथ ही उसके पिताजी पीछे हट गए। जाहिर सी बात थी कि वो अपने बच्चे को बचाना नहीं बल्कि नीचे गिराना चाहते थे। नीचे भी रेत का मैदान ही था। ऐसे में वो बच्चा नीचे तो गिरा मगर उसे कुछ खास चोटें नहीं आई। पिताजी भी इस बात को जानते थे। रेत में लिपटा वो बच्चा पूरी ताकत के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। आंखें लाल थी और मन में बस एक ही सवाल कि आखिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बचाया। आगे चलकर वो बच्चा कुछ बोलता इससे पहले उसके पिताजी बोले, यही है पॉलिटिक्स का सही मतलब। इसमें रिश्ते मायने नहीं रखते। यहाँ पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, फिर वो आपका बेटा हो या फिर आपका पिता। जब मैंने तुम्हें वहां से कूदते समय जो बचाने का आश्वासन दिया था, वही आश्वासन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा झूठ होता है और सबसे बड़ा सबक भी। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स का इससे ज्यादा गहरा अर्थ और कुछ भी नहीं हो सकता। ये राजनीति ही है जो सदियों से भाई भाई, बेटों और बाप और न जाने कितने रिश्तों में दरारें डालती है। सत्ता की भूख में भाई भाई को मार डालता है और पिता अपने बेटे को। आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है। ये कहानी है लगभग 2500 साल पहले की, जब सत्ता के लिए एक बेटे ने अपने बाप को बंदी बना लिया और उसे जेल में ही रखकर इतना टॉर्चर किया कि उसी में ही उस अभागी बाप की जान चली गई। मैं बात कर रहा हूं मगध के महान राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु की। क्या हुआ था इन दोनों के बीच, चलिए जानते हैं। भारत, या यूं कहे तो ईसा पूर्व वाला भारत, गवाह था इन 16 महाजनपदों का। ये 16 महाजनपदें थे अंगा, अस्का, अवंती, छेड़ी, गांधार, कंबोज, काशी, कोसल, कुरु, मगध, मल्ला, मत्स्या, पांचाल, सुरसेना, वज्जी और वत्सा। इन सभी में सुप्रीमेसी थी केवल 4 महाजनपदों की, जिनके नाम थे मगध, कोसल, अवंती और वत्सा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आते आते इनमें से भी मगध एंशिएंट इंडिया का वन ऑफ द पावरफुल स्टेट बन गया, जिसका क्षेत्र आज के मॉडर्न बिहार में दिखाई पड़ता है। जरासंध, जो कि डिसेंडेंट थे बृहद्रनाथ के, उन्होंने ही इस महान साम्राज्य की नींव रखी। इन दोनों का जिक्र हमें महाभारत में नजर आता है। खैर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मगध की पावरफुल बनने की कहानी शुरू होती है राजा बिंबिसार से। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने मगध को आसमानों की ऊंचाई पर स्थापित किया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर पूरे 52 साल राज किया। बिंबिसार ने पहली बार अपने क्षेत्र में एक स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण किया। अब ये स्टैंडिंग आर्मी क्या है? स्टैंडिंग आर्मी का हिंदी में मतलब होता है एक स्थायी सेना,
यूजुअली उस जमाने में ऐसी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। राजा को जब भी जरूरत पड़ती तो वो अपने क्षेत्र के काम करने वाले किसान और मजदूरों को बुलवाकर हथियार थमवाते और पीस टाइम में उन्हें आजाद कर देते। यही था यहाँ का डिफेंस सिस्टम। बिंबिसार के सक्सेस का राज इसी पॉलिसी को तोड़ना था। स्थायी सेना के बलबूते पर उन्होंने अपने राज्य को बाकी राज्यों से मजबूत बनाया और सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की। बिंबिसार एक्सपांशन पर बिलीव करते थे। उनकी हमेशा अवंती के राजा प्रादुदास से एक लॉन्ग राइवलरी चलती रही। वो बात अलग है कि आगे चलकर दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों एक फ्रेंडली अलायंसेस के साथ राजपाट चलाने लगे। फ्रेंडली अलायंसेस के साथ साथ बिंबिसार मैट्रिमोनियल अलायंसेस पर भी विश्वास रखते थे। उनकी तीनों बीवियां भी इन्हीं अलायंसेस का एक हिस्सा थी। बिंबिसार की 3 बीवियों में सबसे पहली बीवी का नाम था कासला देवी, जो कि डॉटर थी द किंग ऑफ कासला। दूसरी बीवी का नाम था चेलेन्ना, जो कि बेटी थी लिच्छवी की। लिच्छवी एक जनरल थे वैशाली स्टेट के। बिंदुसार की तीसरी बीवी का नाम था खेमा, जो कि डॉटर थी द किंग ऑफ माद्रा पंजाब। फॉरेन पॉलिसीज के साथ साथ बिंबिसार की इंटरनल पॉलिसीज भी गजब की थी। उनका पॉलिटिकल सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशरी। मेरे हिसाब से उस जमाने में शायद ही इसके जैसा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं दिखाई देता हो। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बिंबिसार के जीवन का एक चैप्टर जुड़ा है तथागत गौतम बुद्ध से। कहा जाता है कि जब बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में पहली बार मगध पहुंचे, तब स्वयं बिंबिसार ने सिद्धार्थ की भेंट ली और उन्हें यह सन्यासी का जीवन छोड़कर फिर से राजपाट संभालने की सलाह दी। बिंबिसार का सिद्धार्थ से इतना लगाव क्यों था? सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन बिंबिसार के अच्छे दोस्त थे। यही वजह है कि बिंबिसार ने अपने दोस्त के बेटे को समझाने की पूरी कोशिश की, मगर ऐहिक जीवन को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकले सिद्धार्थ को यह कैसे मंजूर होगा। ऐसे में उन्होंने बिंबिसार को साफ साफ इनकार कर दिया। जब बात न बनी तब बिंबिसार ने थक हार कर सिद्धार्थ से यह वादा लिया कि जब भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति होगी तब वे पहली बार मगध आएंगे और उन्हें वो ज्ञान देंगे। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध बन चुके थे, बिंबिसार के पास आए और उन्हें अपने खोजे ज्ञान का पहला घूंट पिलाया, बुद्ध और बिंबिसार में अच्छी बनने लगी थी। बिंबिसार ने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को रहने के लिए एक बहुत बड़ा वेणुवन दान कर दिया था। इसी वेणुवन में घूमते घूमते दोनों धर्मशास्त्र की बातें करते। बुद्ध की शरण में आकर बिंबिसार में काफी बदलाव आए थे। उनका स्वभाव अब पहले से बेहद शांत हो गया था। वे अब लड़ाई में नहीं बल्कि समझौते पर ज्यादा यकीन रखते थे। उनके इसी शांत प्रिय स्वभाव का बदला लिया उनके बेटे अजात शत्रु ने। अजात शत्रु बिंबिसार का बड़ा बेटा था। साथ ही साथ वो आस्तीन का सांप भी, जो समय आने पर बिंबिसार को जोर से डस गया। दरअसल बात यह है कि अजातशत्रु हमेशा से सत्ता का भूखा था। उसे जल्द से जल्द मगध की गद्दी पर बैठना था और ऐसा ही हुआ। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर काल कोठरी में फिकवा दिया और मगध का नया राजा बन गया। ऐसा कहा जाता है कि इस काम को करने के लिए अजातशत्रु का साथ बुद्ध के एक शिष्य देवदत्त ने दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। साथ ही साथ वो दुश्मन भी, जो संग में रहते हुए उनके खिलाफ अलग अलग रणनीति बनाता। देवदत्त को बिंबिसार और बुद्धा की दोस्ती रास नहीं आ रही थी। यही वजह है कि उसने अजातशत्रु से मिलकर बिंबिसार को मार डालने का प्लान बनाया। अजातशत्रु ने अपने सैनिकों को ये आदेश दिए थे कि वे जेल में कैद उसके पिता को खाना नहीं देंगे। जाहिर सी बात थी कि वो बिंबिसार को भूखा रखकर मारना चाहता था। कोई चाहकर भी बिंबिसार को मिल नहीं सकता था सिवाय उनकी पत्नी के। बिंबिसार की पत्नी जब भी उन्हें मिलने जाती तब उनके पास खाना होता था, जो कि वो सैनिकों से छुपती छुपाती बिंबिसार को खिलाती।
ऐसे में अजातशत्रु को ये आश्चर्य होने लगा कि इतने दिनों तक भूखा रखने के बावजूद भी बिंबिसार अब तक जिंदा कैसे है। उसने तहकीकात की, जहां उसे अपनी मां द्वारा अमल में लाए जाने वाली इस तरकीब का पता चला। फिर क्या था, अजातशत्रु ने बिंबिसार के जेल के दरवाजे उसकी मां के लिए भी बंद कर दिए। अब बात यह थी कि अजातशत्रु को अपने पिता की सांसें और भी महंगी पड़ने लगी थी। उसे इस बात का भी डर था कि अगर बिंबिसार के चाहने वालों ने बगावत कर दी तो समय पलटने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में वो जोर से चिल्लाया, नाई को बुलाओ। राजा के आदेश के बाद एक नाई को बुलाया गया। अजातशत्रु ने नाई को अपने ओस्त्रे से बिंबिसार के पैर में छेद करके उसमें नमक भरने का आदेश दिया, ताकि उस पीड़ा से बिंबिसार जल्द से जल्द मौत को गले लगा ले। और ऐसा ही हुआ। जब वो नाई ओस्त्रा लेकर बिंबिसार की तरफ बढ़ रहा था, तब बिंबिसार को यह लगा कि अजातशत्रु को अपने किए का पछतावा हुआ है। यही वजह है कि उसने मेरे बाल काटने और सम्मान के साथ वापस दरबार ले जाने के लिए इन नाई और सैनिकों को भेजा है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। नाई के साथ आए उन सैनिकों ने बिंबिसार को दोनों तरफ से पकड़ लिया और जमीन पर लिटा दिया। अब बारी नाई की थी। वो भी नीचे बैठ गया और उसने अपने ओस्त्रे से बिंबिसार का पैर काट दिया, माने उसमें एक छेद कर दिया और उसमें नमक भी भर दिया। ये पीड़ा बिंबिसार के लिए बहुत घातक साबित हुई। खैर, कुछ दिनों की तड़प के बाद एक गहरी शांति के साथ बिंबिसार अपने शरीर को त्याग देते हैं और यहीं पर अंत होता है एक महान शासक की एक महान विरासत का। वो विरासत जिसमें बुद्ध का शांति का संदेश था, महावीर की मधुर वाणी थी और बिंदुसार की सटीक शासन प्रणाली थी। खैर, इसी के साथ साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।